Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we study about the viruses. So let's start. सबसे पहले हमने वायरसेस के अंदर उनके करैक्टरिस्टिक्स को देखना है कि वायरसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वायरसेस जो होते हैं वो एक इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम करते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब होता है कि वो प्लांट को भी कॉज कर सकते हैं, यानी प्लांट को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, एनिमल को भी कर सकते हैं और बैक्टीरिया को भी कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। दूसरा, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन अ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर एज ट्रू लिविंग। जब क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा शुरू हो रहा था, जब हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को और बैक्टीरियाज़ को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया था और उनको एक क्लासिफिकेशन में रखा था, पर वहाँ पे हमने वायरसेस के लिए ऐसा कोई प्लेस नहीं बनाया जहाँ पे इनको रखा जाए, क्योंकि ये ट्रू लिविंग के अंदर नहीं आते। यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? देखिए, जब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं वायरसेस, तो ये लिविंग कंसिडर होते हैं, और जब ये होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो लिविंग फॉर्म होती है वायरसेस की, हमें पता है कि मान लो ये वायरस का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर ना जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है, और इसके बाहर जो है एक लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर हमेशा क्या होता है कि एक प्रोटीन की लेयर होती है, साथ में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लिविंग के अंदर आते हैं। नॉन लिविंग का मतलब होता है कि इनके पास कोई भी ऐसा साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो है वो नॉन लिविंग की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का, वो कैसा होता है। देखिए, आप देख सकते हैं बाहर जो है वो एक प्रोटीन की एनवेलप लगी हुई है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है एज अ आरएनए। ओके, तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या शो कर रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो क्या शो कर रहा है, और ये जो प्रोटीन है वो यही शो कर रहे हैं कि ये एक लिविंग के अंदर कंसिडर होता है। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी वायरस, कोई भी जो वायरस होता है ना, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए ही प्रेजेंट होगा या फिर उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, किसी भी बॉडी को, किसी भी सेल को वो किस तरीके से डैमेज करते हैं, किस तरीके से किल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट दैम सेल्फ किलिंग द होस्ट। इसका मतलब है कि देखिए, यहाँ पे हमने एक छोटू सा वायरस बनाया है, छोटू सा है बट ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, ये क्या है, एक होस्ट है। तो इस वायरस ने क्या करा कि यहाँ पे ये बैठा हुआ है और जाके चिपक गया। किसके ऊपर चिपक गया? ये सेल के ऊपर चिपक गया। सेल के ऊपर चिपकने के बाद ये एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद ये खुद को रेप्लिकेट करता है। देखिए, रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक वायरस है, ठीक है, ये एक खतरनाक सा गंदा सा वायरस है, और ये खुद की कॉपी बना रहा है, यानी खुद के जैसे एक और इसने गंदा सा वायरस बना लिया, ये इस तरीके से, ठीक है। यानी जब अपनी अपनी ऐसे बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? खुद को रेप्लिकेट करा है, ठीक है, रेप्लिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। इसके बाद जैसे ये रेप्लिकेट करता है और असेंबल हो जाता है, यानी सेल बॉडी के अंदर ही खुद को क्या कर लेता है? असेंबल कर लेता है। और असेंबल करने के बाद मान लीजिए कि ये जो है सेल बॉडी है और यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस हैं, ये क्या करेंगे? इसकी आउटर लेयर को, ये जो आउटर लेयर है इसको ये ब्रस्ट कर देंगे, इस तरीके से ख़त्म कर देंगे, और ये जितने सारे वायरसेस हैं ये बाहर निकल जाएंगे और जाकर दूसरी सेल बॉडी के ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर देंगे। यानी कि अब यहाँ पे जो ये हमारी वायरस था, उसने इस सेल बॉडी को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, किल कर दिया। तो इस वजह से हमें अब इस लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल यानी कि उस होस्ट सेल को क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया। किसने कर लिया? वायरस ने कर लिया, और बाद में उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, यानी कि उसको मार दिया, किल कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये साइकिल अच्छे से समझ आ गई होगी कि वायरसेस जो हैं वो एक्ट कैसे करते हैं, किसी के ऊपर अटैक कैसे करते हैं, किसी की मशीनरी को किस तरीके से ख़राब करते हैं, किसी सेल की मशीनरी को। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो टीएमवी का स्ट्रक्चर है, टीएमवी वायरस का, और जो बी है, जो रेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो ये वाला आपको दिख रहा है, वो क्या है? बैक्टीरियोफाज है। अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं कि इन दोनों का क्या काम होता है। देखिए, जो टीएमवी वायरस होता है ना,
उसके पास क्या होता है, प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं, और वो दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड को। देखिए ये जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, ठीक है। अब ये जो अंगूर की शेप के आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे क्या है, अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें, जैसे एक सिंगल यूनिट ये है, तो इसको हम क्या कर देंगे, जैसे ये सिंगल यूनिट है, ये ग्रीन कलर की जो सिंगल यूनिट बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, और कलेक्टिवली पूरे को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो टीएमवी वायरस होता है वो प्रोटीन कोट का बना हुआ होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके पास छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं, और वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं न्यूक्लिक एसिड को। दूसरा होता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक क्या होता है, ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है। मैंने बताया था ना आपको कि जो वायरसेस होते हैं वो प्लांट को भी कॉज कर सकते हैं, एनिमल को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, और साथ में वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया को जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो यानी कि ये जो है वो क्या है, बैक्टीरियोफाज है, जो कि इन्फेक्ट किसको करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। आई होप यू आर क्लियर। इसके बाद देखिए वायरसेस जो है वो किस तरह की डिजीज कोज करते हैं। वायरसेस कोज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, पोलियो, मोलासिस, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। इस तरीके की ये जो है डिजीज कोज करते हैं। प्लांट्स में किस तरीके की डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में किस तरीके से जो है वो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं, वो होते हैं कि उनकी जो लीफ होती है वो पीली पड़ जाती है, येलो कलर की हो जाती है, कर्ल उनके अंदर एक शेप बन जाती है, कर्लिंग शेप आ जाती है, ठीक है। और मतलब और क्या होता है कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, छोटू सा रह जाता है प्लांट, ड्वार्फ स्टेज में आ जाता है, ठीक है, तो स्टंट ग्रोथ हो जाते हैं। तो ये सब जो फीचर्स मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही शो करते हैं कि प्लांट के ये जो सिम्टम्स हैं ये हमें दिखाते हैं कि वायरस को इस प्लांट ने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ डिस्कवरीज, यानी वायरस को किसने डिस्कवर किया था, क्या क्या डिस्कवरीज हैं वायरस की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लुईस पास्चर थे, इन्होंने 1890 में टर्म दिया था वायरस को, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि जो वायरस की टर्म है वो किसने दी थी, तो लुईस पास्चर ने दी थी, 1890 में दी थी। उसके बाद आता है दमृति इवांस्की। इन्होंने क्या किया था कि 1892 में द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम, विनोम का मतलब होता है जहर, ही वॉज रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। दिस इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे आर पास थ्रू बैक्टीरिया। देखो इन्होंने क्या करा था ना, सबसे पहले इन्होंने एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि जब इन्होंने ये देखा कि ये जो लीफ है ये इन्फेक्ट हो रखी है, तो इनको समझ नहीं आया कि ये कैसे इन्फेक्ट हुई है, किसने इन्फेक्शन कोज किया है, क्या वो वायरस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या चीज़ है, इनको नहीं पता था। पर इन्होंने जो है क्या किया, इस बैक्टीरिया को लिया, और बैक्टीरिया को लेने के बाद इनका सैप जो बनाया, यानी ये जो प्लांट था इसको लिया, ठीक है, प्लांट को क्रश किया और इसका जो है सैप बना लिया। सैप बनाने के बाद इन्होंने प्रूफ फिल्टर में से उसको जब प्रूफ फिल्टर में से पास किया ना, तो इनको समझ आया कि ये कोई एक ऐसा विनोम है, यानी कोई ऐसा जहर इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर है जो इस प्लांट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और जो ये पैचेस जो बन रहे हैं ये इसी की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का इस्तेमाल करके वायरस को जो है वो विनोम नाम दिया था 1892 में, ठीक है। और जो प्लांट था वो कौन सा था, टोबैको प्लांट था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या है, M.W. बेजरिंग, इन्होंने क्या करा था 1898 में डेमोन्स्ट्रेट करा था कि जो टोबैको जो प्लांट है ना वो जिसकी वजह से फैल रहा है, मतलब जो इन्फेक्शन जो कोज कर रहा है वो एक वायरस है, इन्होंने इस बात को बताया था, ठीक है। मतलब जो हमारे ये साइंटिस्ट थे इवांस्की, इन्होंने नहीं बताया था कि उसका नाम वायरस है, इन्होंने बस कहा था कि कोई एक जहर है, पर वो जो वायरस है वो एक लिविंग फ्लूइड है जो इन्फेक्शन कोज कर रहा है। ये इन्होंने किसने बताया था, बेजरिंग ने बताया था 1898 में, ठीक है। दे डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको कुड कोज द इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट। इन्होंने बताया था कि ये कोई एक लिविंग जो है फ्लूइड है जो कि अगर इस प्लांट को कोज कर दिया, प्लांट को ख़त्म करा है, तो आगे जाके दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करेगा और किल कर सकता है,
और इन्होंने इस फ्लूइड का नाम क्या दिया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम इनका नाम दिया था, इन्फेक्शंस लिविंग फ्लूइड जिसका मतलब होता है। इसके बाद जो है WM स्टैनली ने 1935 में शो किया था कि जो वायरस होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म का हो सकता है, यानी कि आपको जो ये बड़े बड़े मैंने जो आपको पीछे दिखाया था ना कि इस तरीके से अंगूर की शेप में ये प्रोटीन लगे हुए हैं, तो ये इन्होंने बोला था कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, ये प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था, WM स्टैनली ने बताया था। कब बताया था, 1935 में बताया था। आई होप आपको ये जो 4 चीज़ें थी डिस्कवरी के बारे में, किस किस ने किया था और कैसे पता लगाया था, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके ऊपर काम करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म होने वाला है, इसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमें वायरोइड्स, प्रायंस और लाइकन्स के बारे में पढ़ना है। देखो मैं आपको बहुत इजी वे में इसको समझाती हूँ। देखो वायरोइड्स जो होते हैं ना और जो प्रायंस होते हैं, ये होते क्या हैं। सबसे पहले देखो हम इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। इन 1971 T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया था एक इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, जो कि वायरस से छोटा था, और उसने क्या करा था ना कि जो पोटैटो होता है ना उसको डिजीज़ लगा दी थी। तो उन्होंने जो डिजीज़ कोज करा था वायरोइड्स ने, उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जो कि आलू को हो गई थी, है ना। तो इन्होंने जब इसके बारे में स्टडी करा, वायरोइड्स के बारे में स्टडी करा, तो इन्होंने देखा कि ये जो है ये वायरस से छोटा है, ठीक है, और इसके पास प्रोटीन नहीं है। यानी कि वायरोइड्स में हमने क्या पढ़ा कि वायरोइड्स जो हैं वो छोटे हैं वायरस से, और उसके साथ साथ इनके पास प्रोटीन की कोट भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से इनको नाम क्या मिला, वायरोइड्स नाम मिल गया था, ठीक है। और दूसरी बात जो NCERT में गिवन और आपको याद होनी चाहिए कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है, ठीक है। यानी कि आप अब समझ सकते हो कि वायरोइड्स क्या है, कि स्मॉलर देन वायरस, और जिसके ऊपर प्रोटीन कोट है वो नहीं होना चाहिए। मान लो कि मैं ये बनाती हूँ, ये वायरस है, ठीक है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर मैं इसका प्रोटीन कोट हटा दूँ, ये मैं प्रोटीन कोट हटा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं ये प्रोटीन कोट है उसको हटा दिया, तो ये क्या बना, ये सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल बच गया, है ना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा वायरोइड्स के अंदर कंसीडर होगा, कि जिसके अंदर प्रोटीन की कोट एब्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है वो ही प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या कह देंगे, वायरोइड्स कह देंगे। आई होप आपको ये जो है समझ आ गया होगा। इसके बाद प्रायोन्स क्या होते हैं। अब देखो इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है ना, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं है। और प्रायोन्स के पास क्या होता है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की ही कोट होती है, इनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं वायरोइड्स और प्रायोन्स का डिफ्रेंसिएशन। प्रायोन्स को पढ़ते हैं। Prions are the infectious protein particles. Prions are disease-causing agent which are not affected by proteases, nucleases, UV rays, etc. These disease caused by prions is BSE. यानी कि अब देखो मैंने प्रायंस का आपको क्या बताया कि प्रायन जो होते हैं उनके पास प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि इनके पास तो लैक ऑफ प्रोटीन है, प्रायंस के पास क्या होता है, प्रोटीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस है। साथ ही जो है ये क्या कोज करते हैं, BSE नाम की एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेप्लोपैथी कहते हैं इस डिजीज़ को। इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, कॉमन भाषा में हम इसको कहते हैं मैड काउ डिजीज़, ठीक है, जो कि कैटल्स के अंदर होती है। और दूसरी डिजीज़ होती है CJD, ठीक है, क्रूड फैट्स जैकोब डिजीज़। तो ये जो 2 डिजीज़ हैं आपको याद करनी है, जो कि प्रायंस के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब लास्ट है आपका लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, देखो लाइकन्स जो होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं एल्गी और फंजाई के बीच में, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लो ये आपकी एल्गी है, ये आपकी फंजाई है, ये आपकी फंजाई है। जब ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अप्लाई करती हैं तो क्या बनता है, तब एक आपके लाइकन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबाइंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइंट कहते हैं, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो एल्गी होती है वो क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर आती है, और जो फंगल होता है वो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, एक होता है एल्गी, एक होती है फंजाई। एल्गी को आप कहते हो फाइकोबाइंट और फंजाई को आप कहते हो माइकोबाइंट। एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है और फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर द पार्टनर। अब देखिए क्या करते हैं, एल्गी जो होती है ना वो तो फूड प्रोवाइड करवाती है लाइकन को, यानी कि एक चीज़ आप समझ सकते हैं इसको, इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइकन है ना वो बच्चा है, ठीक है, एल्गी उसकी मम्मा है और फंजाई जो है वो उसके फादर हैं। फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, बाहर से पानी लाते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन लेके आते हैं, और जो फूड है वो एल्गी प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है इसमें कि लाइकन जो होते हैं वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, कि जहाँ पर भी पोल्यूशन नहीं होता ना वहाँ पर ये मिलते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स एंड दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर फिर भी आपको कोई कमी नज़र आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।